इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं 8 मार्च को। गैलेक्सी क्लासेस भी सेलिब्रेट कर रहा है इंटरनेशनल वुमेन्स डे बाय लॉन्चिंग स्कॉलरशिप टेस्ट। देने को स्वयं को नई पहचान और पाने को कामयाबी का आसमान, पंख लगाकर सपनों के भरे नई उड़ान। गैलेक्सी क्लासेस ला रहा है उड़ान स्कॉलरशिप टेस्ट ओनली फॉर फीमेल एस्पिरेंट। आप एसएससी की तैयारी कर रही हैं, बैंक की तैयारी कर रही हैं, टेट की तैयारी कर रही हैं, या किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जैसे कि सिविल सर्विसेज, यूपीपीसीएस, जुडिशरी की तैयारी कर रही हैं और आपको एक फाउंडेशनल कोर्स चाहिए जैसे कि जीएस एनसीईआरटी, इन सारे के लिए हम ला रहे हैं स्कॉलरशिप टेस्ट। 13 मार्च लखनऊ के कपूरथला और अलीगंज के सेंटर पर यह स्कॉलरशिप टेस्ट किया जाएगा। अगर आपका रैंक अपने निर्धारित कोर्स के स्कॉलरशिप टेस्ट में 1 से 3 रैंक के बीच में आता है तो कोचिंग बिल्कुल निःशुल्क होगी। 4 to 10 के बीच में रैंक आती है तो 50% फीस डिस्काउंट, 11 to 20 के बीच में 40% फीस डिस्काउंट और 21 to 30 के बीच में 30% फीस डिस्काउंट। अगर आप खुद को रजिस्टर कराना चाहती हैं तो आप कॉल कीजिए 9289340081 पर। इसके स्पेशल फीचर ये भी है कि एसएससी, बैंक, टेट या जीएस एनसीईआरटी की तैयारी करने के लिए आपको एक काउंसलिंग सेशन चाहिए कि तैयारी कैसे करनी है। तो स्कॉलरशिप टेस्ट देने के बाद आप हमारे सेंटर पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, हम आपको कॉल करके 1-to-1 डिस्कशन करवाएंगे। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। मैं पंकज परमार आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं गैलेक्सी क्लासेस पे। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज जो हम करने वाले हैं, भाषा करने वाले हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम भाषा से संदर्भित जो भी प्रश्न हैं उनको करेंगे और विभिन्न आयामों को समझने का प्रयास करेंगे कि यहां से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप इसकी तैयारी कैसे करें ताकि परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाए। क्योंकि भाषा से आपकी परीक्षा में लगभग 2 प्रश्न, कभी कभी 3 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि प्रत्येक कक्षा में आपको बेहतर शिक्षा दी जाए ताकि आप परीक्षा के जो प्रश्न हैं उनको ठीक ढंग से टैकल कर पाए, उनको ठीक ढंग से हल कर पाए। तो आइए आरंभ करते हैं। अब प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न को ठीक ढंग से पढ़िएगा, तत्पश्चात उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। गैलेक्सी आपके लिए लेकर आया है उड़ान बैच, जिसमें निशुल्क कोचिंग करने का स्वर्णिम अवसर है, सुनहरा अवसर है। और किसके लिए है? तो केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए है, महिलाओं के लिए है, बालिकाओं के लिए है। और यह किस उपलक्ष्य में है? तो विमेंस डे के उपलक्ष्य में है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, यदि आपके परिवार का कोई भी सदस्य जो महिला है वो पढ़ रही हैं तो अवश्य यह नामांकन कराएं। यह बैच पूर्ण रूप से निःशुल्क है और अपनी तैयारी को एक नया पंख दें इस उड़ान स्कॉलरशिप के माध्यम से। आइए अब हम पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हमने इसको पढ़ाया भी हुआ है और जितने भी विद्यार्थी हैं इससे रूबरू भी हैं कि ये लिपि क्या है। तो आपको हमने बताया था कि देखिए, लिपि का जो मुख्यतः जो स्वरूप होता है वो लिखित होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लिपि केवल लिखित ही है। अगर हम बोल रहे हैं तो वो भी तो एक तरह से लिखित श्रव्य लिपि ही है, लेकिन कारण ये है कि लिपि का प्रयोग हम लेखन में ज्यादा करते हैं, इसलिए लिपि को हम किससे जोड़ देते हैं? लिखित से जोड़ देते हैं। तो इसका क्या उत्तर होगा? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। गुरुमुखी जो है ये पंजाबी है, ब्राह्मी का देवनागरी से ही संबंध है। कैथी जो है ये भोजपुरी लिखी जाती थी, इसमें अब थोड़ी सी बदल गई, बहुत ही सुंदर है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं।
भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? उत्तर है ऑप्शन, बताइए फटाफट देख के बताइए क्या उत्तर होगा। केरल और कर्नाटक है, दूसरा जो है महाराष्ट्र और गोवा है, तीसरा है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और चौथा है आंध्र प्रदेश। रागिनी फटाफट, रवि राठौर बताइए क्या उत्तर होगा। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? क्वेश्चन नंबर 2 का क्या उत्तर होगा? तो देखिए महाराष्ट्र और गोवा बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में यद्यपि मराठी बोली जाती है, ध्यान दीजिए, लेकिन महाराष्ट्र का कुछ पार्ट जो सटा हुआ है गोवा के जो समीप है वहां कोंकणी बोली जाती है, तो महाराष्ट्र और गोवा होगा। आपको याद होगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में आरंभ में 14 भाषाएं थी, उसके बाद एक जुड़ी, फिर 3 जुड़ी और 3 जुड़ने वाले में आपको याद होगा कि कोंकणी थी और कौन सी थी? नेपाली थी, याद कीजिए हमने बताया था। और कौन सी थी? तो मणिपुरी थी। ये 3 जो बाद में जुड़ी और सबसे लास्ट में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जुड़ी। इस पे भी हम मयंक डिटेल में बात करेंगे हर एक चीज पे, तो ये क्लियर हो गया होगा। कोंकण तट भी कहा जाता है गोवा और महाराष्ट्र का जो तट है, अगर ज्योग्राफी में बात करें तो उससे भी ये क्लियर हुआ। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बंगाली बोली जाती है, क्या बोली जाती है? और उड़ीसा में ओडिया बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में क्या बोली जाती है? तेलुगु बोली जाती है, केरल में क्या बोली जाती है? मलयालम बोली जाती है, और कर्नाटक में क्या बोली जाती है? कन्नड़ बोली जाती है। ऐसे ही डिटेल में आप देखिए, जब भी कोई प्रश्न आपसे पूछे कंप्लीट डायमेंशन को समझने का प्रयास कीजिए। हम बार बार कहते हैं कि अगर कंप्लीट डायमेंशन को आप ठीक ढंग से समझते हैं तो आराम से सर आपसे ये यूपी टेट में पढ़े थे। गुड, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए आप बहुत बेहतरीन उत्तर दे रहे हैं। तो ये क्लियर हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। जिसको भी क्लियर नहीं होगा फटाफट पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन 3 है, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक, ये देखते हैं कौन बता पाता है, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बताइएगा, हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? फटाफट देखते हैं कौन बता पाता है इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या उत्तर होगा? फटाफट आइए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या उत्तर होगा? आपके दिमाग में रहता है हिंदी हिंदी, और जैसे ही पूछ देता है कि अन्य कौन सी, तो आप वहां गलत कर देते हैं। देखिए, हिंदी के बाद लिंग्विस्टिक सर्वे की जब हम बात करते हैं तो वहां ये लिखा गया है कि हिंदी तो है ही, हिंदी भारत में लगभग 50 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है ना? 50 करोड़ द्वारा लोगों द्वारा बोली जाती है। उसके बाद सेकेंड स्थान पर जो है वो कौन है? बंगाली है। ध्यान दीजिए, तो ऑप्शन में बंगाली तो है नहीं, सेकेंड स्थान पे क्या है? बंगाली है। बंगाली लगभग 9 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है, ध्यान दीजिए। उसके बाद तीसरे स्थान पर जो है वो मराठी है। तीसरे स्थान पर क्या है? मराठी है, लगभग 6 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। उसके बाद तेलुगु है, ध्यान दीजिएगा, तेलुगु है, तब तमिल आता है, लगभग 5.8 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है, ध्यान दीजिए। तो अब देखिए, हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, उसके बाद क्या है? तमिल है। लगभग 5.1 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। तो यहां बंगाली ऑप्शन में नहीं है, तो आपको क्या टिक करना होगा? मराठी टिक करना होगा। बिल्कुल, रागिनी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और जिस भी आप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जितने भी विद्यार्थी, मयंक, राज, आप जिस भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं फटाफट वहां शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे देख पाए। देखिए, ये पूछा जाता है कि
कौन सी भारत में कौन सी ज्यादा बोली जाती है, या फिर दूसरे स्थान पे कौन सी है, तीसरे स्थान पे कौन सी है, तो ये सब मैंने डिटेल में आपको बता दिया है ताकि आप परीक्षा में गलत न कर पाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला। बिल्कुल, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला। अब यहां भी विद्यार्थी अक्सर गलत कर देते हैं, मैं बार बार कहता हूं, पढ़ते नहीं है। एक बार आपसे पूछ दिया राज्य भाषा, तो ये सब समझिएगा क्या है, राज्य भाषा है, और दूसरा ऐसे लिख देगा राजभाषा। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला, इन दोनों में अंतर बता रहा हूं। 14 सितंबर 1949 को और 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं, और 14 से 21 तक हिंदी सप्ताह मनाते हैं। तो बिल्कुल सही है 14 से। अच्छा, अब यहां आ जाते हैं, राजभाषा का अर्थ क्या होता है। तो राजभाषा हम कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज को। क्या कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज को हम राजभाषा कहते हैं, अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा। हमने डिटेल में बताया भी था, सरकारी कामकाज की भाषा क्या है, सरकारी कामकाज की भाषा है। ठीक है, इसको हम दरबारी भाषा भी कहें तो गलत नहीं होगा। आप लोग पढ़े होंगे कि मुगलों की दरबारी भाषा ये थी, अर्थात भाई मुगल जो अपना सरकारी कामकाज या दरबारी कामकाज फला भाषा में करते थे। तो राजभाषा का संदर्भ उसी से है, लेकिन जैसे ही राज्य लिख देगा ना, तो इसका अर्थ हो गया कि संदर्भित राज्य, यानी किसके संदर्भ में, तो यहां स्टेट के संदर्भ में, राज्य के संदर्भ में बात करना होगा। जैसे उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है, प्रथम राज्य भाषा क्या है, यानी राज्य की राजभाषा। ध्यान दीजिएगा, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, राज्य की राजभाषा। तो क्लियर हुआ, यहां तक चीजें क्लियर हुआ। अच्छा, एक प्रश्न अगर मैं पूछूं कि हिंदी है, ध्यान दीजिए हमने लिखा हिंदी है, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन है। ए ऑप्शन है कि यह भारत की राजभाषा है, भारत की राजभाषा है, और बी ऑप्शन है कि यह संघ की राजभाषा है। बताइएगा क्या उत्तर होगा। और सी ऑप्शन दे दे, सी ऑप्शन, ध्यान दीजिए, सी ऑप्शन दे दे कि यह केंद्र की राजभाषा है, और डी ऑप्शन दे दे उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। तो आप क्या टिक करेंगे। साथ साथ अगर मुझे लगेगा कि कुछ अन्य प्रश्न भी बना दिया जाए तो बीच में मैं बनाकर बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, गुड। देखिए इनके 115 नंबर आए, वेरी गुड रागिनी, गुड। बहुत अच्छा बताया है कि हिंदी जो है ये संघ की राजभाषा है। कहीं ये नहीं लिखा गया है कि भारत की राजभाषा। अगर आप संविधान का अनुच्छेद 343(1) देखते हैं ना, सीधे वहां लिखा गया है कि संघ की राजभाषा क्या है, संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी है। और लिपि क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सब यही लिखा गया है। लिपि क्या है, देवनागरी है। तो अपने मन से हमें नहीं कहना है कि ये और ये, आपको ऑथेंटिक जो संविधान में दिया गया है हम उसी की बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी डैश भाषा की उत्तराधिकारिणी है। ए ऑप्शन है अवधी है, बी ऑप्शन है ब्रज है, सी ऑप्शन है देवनागरी है, और डी ऑप्शन है संस्कृत है। क्या उत्तर होगा। जितने भी विद्यार्थी लाइव हैं, मैं प्रतिदिन 11 बजे आपके इस YouTube चैनल पे गैलेक्सी क्लासेस पे लाइव आऊंगा। याद रखिए, प्रतिदिन 11 बजे। कितने बजे, 11 बजे मैं लाइव आऊंगा। तो जितने भी विद्यार्थी मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, वो 11 बजे अवश्य आए। हम प्रश्न एक अलग ढंग से प्रश्न को करेंगे और एक अलग ढंग से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, रामजी दुल्हरिया, तो 11 बजे याद रखिए। जितने भी विद्यार्थी हैं, आज पहली कक्षा है, शायद इंफॉर्मेशन नहीं गया होगा, लेकिन आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप बच्चों को बताएं।
बिल्कुल सही है। संस्कृत की क्या है? उत्तराधिकारिणी है, यानी कि संस्कृत के बाद आई, संस्कृत का उत्तर का अधिकारी है। उत्तराधिकारिणी का अर्थ होता है बाद का अधिकारी है। इसने इसको अधिकारी बना दिया कि भाई हाँ, आप मुझसे कुछ शब्द लीजिए और कुछ निर्माण कीजिए। तो बिल्कुल सही है, संस्कृत है। बाकी अवधी, ब्रज, देवनागरी तो लिपि है। अब इसको डिटेल में हमने बताया भी था कि वैदिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत है, कैसे लौकिक संस्कृत टूटती है, पाली बनती है, प्राकृत बनती है, अपभ्रंश बनती है, अवहट बनती है, उसके बाद पुरानी हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, बहुत सारे फेज से होकर गुजरती है। कोई भाषा तुरंत में नहीं बनती। कोई भी शब्द को टूटने बनने में भी वर्षों लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं। तो चलिए, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का क्या स्थान है? क्या उत्तर होगा? देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। एक बार पुनः मैं बताऊंगा कि मेरी कक्षा अब प्रतिदिन गैलेक्सी क्लासेस पे 11 बजे चलेगी। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि 11 बजे अवश्य आए और लाभ लें। क्या उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? बताइएगा। क्या रागिनी त्रिपाठी बताइएगा, क्वेश्चन नंबर, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का क्या स्थान है? क्या उत्तर होगा? देखते हैं कितने लोग। 6 का भी रामजी दुल्हरिया बोल रहे हैं। दूसरा नहीं, अगर हम इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक सर्वे की बात करें, क्या हमने बताया? इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक सर्वे की बात करें तो वो कहता है कि पहले स्थान पर क्या है? अंग्रेजी है। पहले स्थान पर ये अंग्रेजी को मानता है। दूसरे स्थान पर मानता है मंडारिन को मानता है। मंदारिन को मानता है, मंदारिन यानी कि चीनी को मानता है। चीनी की लिपि है, मंडेरिन इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। और तीसरा मानता है किसको? हिंदी को मानता है। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी लगभग 100 करोड़ से ऊपर, 100 करोड़ से ऊपर लोग बोलते हैं। मंडारिन लगभग 90 करोड़ के आसपास, 90 करोड़ के आसपास 100, ठीक है। और हिंदी लगभग 70 करोड़ के आसपास, जिसमें भारत में ही लगभग 50 करोड़ लोग बोलते हैं। तो हिंदी की स्थान जो है तीसरा माना गया है। रागिनी ने बिल्कुल सही कहा, इसको लिख लीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट है। इंटरनेशनल जो लिंग्विस्टिक सर्वे है वो अपने डेटा में ये बताता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? क्वेश्चन नंबर 7 का क्या उत्तर होगा? एक बार फिर कहूंगा कि मेरी कक्षा अब प्रतिदिन गैलेक्सी क्लासेस पे 11 बजे चलेगी, ठीक है। तो आप अवश्य आइए और कक्षा से लाभ लीजिए। बांगरू भाषा, बांगरू है क्या? सबसे पहले बताइएगा क्या उत्तर होगा। तो देखिए, बांगरू जो है, बांगरू हम कहते हैं किसको? तो हरियाणवी को। क्या किसको कहते हैं? हरियाणवी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो बांगर, ये जो संबंध है ये किससे है? तो बांगर से है। बांगर का मतलब होता है थोड़ा लठमार भाषा। क्या? लठमार भाषा। तो ये इसका संबंध किससे है? बांगरू हरियाणा से है। और जो बांगरू है ना, ये हरियाणवी में ही जो शुद्ध हरियाणवी है, जो शुद्ध हरियाणवी है उसी को हम क्या कहते हैं? बांगरू कहते हैं। ध्यान दीजिए। तो बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में? तो हरियाणा में। बाकी कर्नाटक, तमिलनाडु और बिहार में इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ? यहां तक चीजें क्लियर हुई? एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। हाँ, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। बताइएगा, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? फटाफट बताइए। रागिनी त्रिपाठी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस कमेंट से हृदय प्रफुल्लित हो गया, बहुत खुश हो गया। और आप ऐसे ही आगे बढ़े, यही कामना और शुभ कामना है, ठीक है। सर, आप जैसे अध्यापक है हमने
चलिए, क्या भाषा के क्षेत्रीय रूप को, क्षेत्रीय यानी देशी भी पूछ सकता है, भाषा के क्षेत्र, देखिए बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? तो देखिए, अगर ये मैंने पढ़ाया भी था आपको कि अगर ये बड़ा सर्कल जो है, बड़ा वृत्त भाषा है, तो उससे छोटा जो है ये उपभाषा के अंतर्गत आ जाती है। किसके अंतर्गत? उपभाषा के अंतर्गत। और उससे छोटा किसके अंतर्गत आ जाती है? बोली के अंतर्गत आ जाती है। तो भाषा का जो क्षेत्रीय स्वरूप होता है, क्षेत्रीय स्वरूप, वो बोली। और हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? 18 है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अब गड़बड़ कब होता है? जब पूछ देता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची, क्या संविधान की 8वीं जो अनुसूची है उसमें जो है 22 भाषाएं हैं। अब यहां भाषा लिखा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम बात करेंगे क्यों भाषा, क्योंकि संविधान ये मानता है कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो यहां भाषा में बोली, भाषा सब आ जाते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। इसको लिख लेंगे, जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसको अवश्य लिख लेंगे। राम जी, रागिनी, बहुत कम बच्चे लाइव हैं, लेकिन धीरे धीरे उम्मीद करते हैं बहुत बच्चे जुड़ेंगे और रिकॉर्ड तोड़ेंगे, क्योंकि पहली बार मैं रेगुलर अब कक्षा ले रहा हूं। किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैंने रेगुलर कक्षा नहीं लिया है। तो गैलेक्सी क्लासेस ने आपको और हमें भी अवसर दिया है रेगुलर कक्षा लेने की। तो आइए, अवश्य आइए और लाभ लीजिए। क्या उत्तर होगा? हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी का सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? तो अंग्रेजी को स्थापित करने वाले हमारे लॉर्ड मैकाले थे। आपको पता ही है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन एक थ्योरी आती है, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत इन्हीं के द्वारा दी गई। और ये कहते हैं कि समाज के हम उच्च वर्गों को केवल क्या करेंगे? शिक्षित करेंगे। तो मैकाले ने ही ये माना है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को प्रॉब्लम आएगी, जो फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, फटाफट आ जाइए। निम्नलिखित में कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल रागिनी ने सही उत्तर दिया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा, यूपी टेट में आया था। निम्नलिखित में कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? देखिए, आप यदि मेरी कक्षा ठीक ढंग से करते हैं ना, तो अधिकांश प्रश्न मिल जाएंगे। लेकिन ठीक ढंग से करना होगा, ठीक ढंग से समझना होगा। पढ़ाना मेरा काम है और समझना आपका काम है। मैं बार बार कहता हूं, यदि ठीक ढंग से आप समझते हैं चीजों को, तो कोई भी परीक्षा कठिन नहीं है, लेकिन आपको समझना होगा। क्या उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? निम्नलिखित में कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? अब यहां आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। निबंध तो निबंध लिखा जाता है, तो निबंध जो है ये क्या है? लिखित है। परियोजना, परियोजना का मतलब आप जो मसौदा कहते हैं किसी चीज का, इसको हम प्रारूप भी कहते हैं। आप बोलते हैं फलां का प्रारूप तैयार हो गया, तो भाई वो लिखित में होता है। ये भी क्या होता है? लिखित में। और चिट्ठी ना कोई संदेश, जो पत्र है, ये भी क्या है? तो ये भी लिखित है। तो परिचर्चा जिसको आप डिस्कशन करते हैं, देखिए चर्चा है ना, तो ये मौखिक रूप है। 10 का क्या होगा? बी उत्तर होगा। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आप लोगों ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं। 11 है कन्नौजी, मुख्यतः बताइएगा कन्नौजी क्या उत्तर होगा? मैंने बार बार आपसे कहा है कि अगर आप सुपर टेट की परीक्षा दे रहे हैं, यूपी टेट की परीक्षा दे रहे हैं, तो हमेशा वैसी बोलियों का क्षेत्र अवश्य याद रखिए जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं, समझी जाती है। जरूरी है, क्योंकि वहीं से प्रश्न बनता है। आप हर बार उठा के देख लीजिए। और जिस भी विद्यार्थी ने मेरा पहली कक्षा इससे पहले की होगी, वो अवश्य जानता होगा, मैं कक्षा में चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्नलिखित में कौन से जिले में बोली जाती है? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद हो गया, औरैया हो गया, औरैया में भी बोली जाती है, औरैया में भी बोली जाती है। ठीक है, फर्रुखाबाद, औरैया, कन्नौज जहां का इत्र प्रसिद्ध है। कानपुर में अवधी कहा जाए तो कानपुर में अवधी बोली जाती है, अवधी का मिक्सअप है। ठीक है,
थोड़ा बहुत अवधी प्लस कन्नौजी मिक्स है कानपुर में, लेकिन कन्नौज का पूर्ण क्षेत्र मतलब कन्नौजी का पूर्ण कहना गलत होगा। इलाहाबाद, इलाहाबाद का एक इलाहाबादी है, ठीक है, तो ये भी लगभग अवधी मिक्स है, इसमें अवधी और खड़ी बोली मिक्स हो गया है, ध्यान दीजिए। इलाहाबादी में अवधी और खड़ी बोली, क्या खड़ी बोली मिक्स कर गया है, ठीक है। और मुरादाबाद में सीधा खड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है। तो ये बातें क्लियर, तो क्षेत्र अवश्य याद रखिए। और देखिए, किसी भी भाषा का किसी एक क्षेत्र में बांधना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उस भाषा का केंद्रण जो होता है किसी क्षेत्र में ज्यादा होता है, इसीलिए कहा जाता है कि ये भाषा इस क्षेत्र में बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं। 12 है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। तो हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? बताइएगा, ब्रज से, ब्राचट से, शौरसेनी से या मागधी से? कोई बात नहीं, रागिनी त्रिपाठी, पंकज यादव भी लाइव हैं, स्वागत है पंकज जी। जो हम बता रहे हैं उसको अवश्य लिख लीजिए, जितने भी विद्यार्थी हैं जो मुझे जानते हैं पहचानते हैं, फटाफट। और प्रतिदिन अब मेरी कक्षा 11 बजे चलेगी, तो 11 बजे अवश्य आइए। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? कल कक्षा जो है संज्ञा पर होगी, ध्यान रखिए। संज्ञा का हर एक प्रश्न को कर कर आइए, कल देखते हैं कि आप में कितना दम है, और कल संज्ञा से लड़कर देखते हैं, भिड़कर देखते हैं। तो कल आ रहे हैं आप लोग संज्ञा। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो शौरसेनी से मानी जाती है। हिंदी अर्थात इसका संदर्भ खड़ी बोली हिंदी से ही है वर्तमान, और इसमें बहुत सारा कुछ मिक्स हो गया। तो वर्तमान में जो साहित्यिक रचनाएं होती हैं वो एक तरह से हिंदुस्तानी में होती हैं, लेकिन स्वरूप खड़ी बोली हिंदी का ही है, या उसको हम बाद में हिंदी कहने लगे। तो हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? शौरसेनी से। शौरसेनी से ब्रज का भी विकास जो हुआ है, ये किससे हुआ है? ये इसका शौरसेनी से हुआ है। ब्राचड अपभ्रंश है, इसका विकास, इससे सिंधी का विकास हुआ है। मागधी से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है? बिहारी हिंदी का। ये सब आप क्लियर होगा, समझते होंगे, जानते होंगे। तो यहां तक सब कुछ क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, यहां तक सब कुछ क्लियर है, यस और नो? यहां तक सब कुछ क्लियर है क्या? यहां तक सब कुछ क्लियर है, बताइएगा। यहां तक सब कुछ क्लियर है? सब कुछ क्लियर है। एक बार जनगणना 2001 में हुआ, उस समय, और जब भी जनगणना होता है ना, तो भाषा को भी देखा जाता है। तो जनगणना 2001 के हिसाब से तो 1 या 11, 21 सब में अभी वही टॉप पे है। भारत में निम्नलिखित भाषाओं में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजराती, मराठी, बंगाली या तमिल? क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा? बताइएगा, क्या उत्तर होगा? तो अभी हमने बताया था और मैंने डेटा भी दिया था, आपको याद होगा। तो बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल नहीं, भाषाओं में सबसे अधिक, अरे भारत में सबसे अधिक, तो ऑप्शन में हिंदी नहीं है, तो हिंदी के बाद वाला देखिए क्या होगा। हिंदी के बाद वाला देखिए, पंकज यादव गलत कर रहे हैं, पंकज यादव गलत कर रहे हैं। क्या उत्तर होगा? अभी बताया, हिंदी के बाद कौन सा है? हिंदी के बाद बंगाली है। हिंदी के बाद क्या है? बंगाली है। तो डेटा भी क्लियर है आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 ले लेते हैं। किस वर्ष को हिंदी भाषा को प्रस्तावित, ये तो बहुत सरल है, केवल भाषा बदल दिया गया है कि किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या? अब देखिए, हिंदी भाषा को लाने से पहले बहुत विवाद हुआ, क्योंकि आप जानते हैं भारत क्या है? डाइवर्सिफाई है, विविधता का देश है। तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम वाले कहने लगे कि नहीं, अगर आप हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बना देंगे तो फिर हमारा क्या
होगा, हमें तो सीखना पड़ेगा। और हमारी भाषा दूर दूर तक हिंदी से नहीं मिलती जुलती है, मुश्किल हो जाएगा। हम हजारों लाखों साल से बोल रहे हैं तमिल तेलुगु। तो फिर कहा गया कोई बात नहीं, राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जाएगा, हम क्या बना लेंगे, राजभाषा बना लेंगे, लेकिन साथ साथ हम सहूलियत भी देंगे। तो आप यदि संविधान का आर्टिकल पढ़ते हैं 343 से 351, तो राजभाषा के साथ साथ जो अन्य क्षेत्र हैं तमिल तेलुगु, इनको सहूलियत भी दी गई है। तो बिल्कुल 14 सितंबर, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न पे ज्यादा समय लगाने लायक नहीं है। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता? कल्लुई, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश। बताइएगा क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा, बताइएगा। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता? कल्लुई, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश। बताइएगा क्या उत्तर होगा। रागिनी, रामजी दुल्हरिया, पंकज यादव, फटाफट बताइए। प्रतिदिन मैं फिर बता रहा हूं 11 बजे कक्षा होगी, आप अवश्य आइए, स्वागत है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 का बिल्कुल पंकज यादव देखिए ये उत्तर दे रहे हैं, रामजी दुल्हरिया भी कुल्लुई। चलिए आपने बड़ी अच्छा गेस कर लिया, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश, रोमन। चलिए कुल्लुई जो है ना, ये कहाँ बोली जाती है? तो आपने कुल्लू मनाली सुना होगा, वहीं बोली जाती है। लोकल लैंग्वेज है, बहुत कम लोग, थोड़े लोग बोलते हैं इसको। तो कुल्लुई ये लगभग देवनागरी से मिलती जुलती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16, अच्छा चलिए, पुरानी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? मानक भाषा, पश्चिम भाषा, हिंदुस्तानी भाषा या साहित्यिक भाषा? क्वेश्चन नंबर 16 का क्या उत्तर होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का क्या उत्तर होगा, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का फटाफट बताइए। गुड, रामजी दुल्हरिया ने बिल्कुल सही कहा है कि सर हिमाचल में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या उत्तर होगा? तो मैंने बताया कि जो हम अभी जबान बोलते हैं ना, उसमें हमारे हिंदी भी है, उर्दू भी है, अंग्रेजी भी है। अगर हम पतलून बोलते हैं, अंग्रेजी पेंटालून से बना हुआ है। बहुत सारे टिकट जो है अंग्रेजी का शब्द है। उर्दू में आप अगर आदमी, उर्दू के बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। आप हिंदी के तो, पुरानी हिंदी के तो हैं ही शब्द। तो हम हिंदी बोलते ही नहीं है, हम क्या बोलते हैं? हिंदुस्तानी। और हिंदुस्तानी प्रेमचंद बार बार कहते हैं, प्रेमचंद की रचनाएं आप पढ़ते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि मैं हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग करता हूं और हिंदुस्तान के दिल में रहता हूं। नहीं, मानक भाषा नहीं, हिंदुस्तानी भाषा। मानक भाषा तो क्या होगी कि ये देखिए, नई जबान, तो जबान हिंदू। मानक भाषा व्याकरण के नियम से जुड़ती है, मानक स्टैंडर्ड होती है, व्याकरण के नियम से जुड़ती है। तो जो राजभाषा है ना, उसको हम मानक भाषा भी कह सकते हैं। साहित्यिक भाषा ऐसी भाषा जिसमें साहित्य लिखी जाए, जिसमें साहित्य की क्या हो, रचना हो। तो हर समय साहित्य की भाषा अलग अलग होगी। भक्ति काल की भाषा कुछ अलग होगी, रीति काल की भाषा कुछ अलग होगी, पश्चिम भाषा, ये तो ऐसे ही दिया है। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बघेली तो आपने सुना होगा, ध्यान रखिए, आपने अवधी बघेली आपको याद भी कराया था हमने। अवधी बघेली और किसकी बात की थी हमने? छत्तीसगढ़ी की बात की थी, याद होगा। तो बघेली किस क्षेत्र में बोली जाती है? जबलपुर के आसपास। जोधपुर में तो जोधपुरी हो गया। रांची में क्या बोली जाती है? तो रांची बिहार का हिस्सा है, तो यहाँ भोजपुरी बोली जाती है। कुछ आदिवासी लोग जो हैं, जो वहाँ मुंडा बोलते हैं, संथाली बोलते हैं, जो आग्नेय परिवार की भाषा है। और सिल्लीगुड़ी तो ये पूर्वोत्तर में आ गया। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। इनमें कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? क्या उत्तर होगा, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या उत्तर होगा? कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? फटाफट बताइए। मध्य प्रदेश की बोली तो देखिए, मालवी, मालवा खंड, निमाड़ी और बुंदेली, ये तो है बुंदेलखंड। लेकिन मध्य प्रदेश के भी कुछ क्षेत्र में बुंदेली बोली जाती है। बांगरू जो है, हमने बताया
बताया है, क्या है ये? हरियाणवी है। हरियाणवी का जो शुद्ध रूप होता है, जो सोनीपत पानीपत के ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है, वही बांगरू है। जैसे आपकी भी जो बुंदेली या अवधी आप बोलते हैं, तो लखनऊ की अवधी अलग होगी, लखनऊ के गांव में चले जाइए तो वहां की अवधी अलग होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया रामजीत दुल्हरिया ने। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 ले लेते हैं। राघड़ी बोली कहां बोली जाती है? राघड़ी, पता है राघड़ी बोली कहां बोली जाती है? तो देखिए, जो साउथ की जो बोलियां हैं ना, भाषाएं हैं, उनकी बोलियां कम है। अगर केरल में मलयालम बोला जाएगा तो हर जगह मलयालम बोला जाएगा, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा परिवर्तन, लेकिन बोला जाएगा, ठीक है। तो ये तो केरल होगा नहीं। अब देखिए, मध्य प्रदेश, उत्तर नहीं, एक हरियाणा के ही कुछ क्षेत्रों में राघड़ी बोली जाती है। यानी कि ये ध्यान दीजिए, जो बांगरू है, बांगरू और राघड़ी, बांगरू का भी शुद्धतम रूप क्या है? राघड़ी है, ध्यान रखिए। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 20 ले लेते हैं, फटाफट आप लोग उत्तर दीजिए। हिंदी भारत की, अब ये प्रश्न ही गलत है, मानते हैं आप रामजी दुल्हरिया, ये प्रश्न गलत है क्या? एक बार पूछा गया ये प्रश्न, हिंदी, अरे भारत मत पूछो ना, हिंदी संघ की कौन सी भाषा है? तो भारत, और भारत क्या है? तो यहां लिखा गया है संघ। तो संघ की कौन सी भाषा है? राजभाषा। क्या है? राजभाषा। राष्ट्रभाषा नहीं है, हमने इसको यूनिवर्सल बोल दिया है राष्ट्रभाषा, लेकिन है नहीं ये राष्ट्रभाषा, क्योंकि जो संविधान में लिखा होगा उसी को हम मानेंगे। चलिए 21 क्या है? भाषा लिखने के लिए, अब देखिए, लिखित चिन्ह। मैंने बताया कि लिपि अगर हम बोल रहे हैं, मान लीजिए अगर हमने क कहा तो आपको सुनाई तो दिया ना, तो आप बोलेंगे आप किस लिपि में बात कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर देवनागरी में बोलिए, ठीक है। लेकिन ज्यादातर लिपि का संदर्भ लेखन से है, इसलिए लिपि को हम किस में मान लेते हैं? लेखन में मान लेते हैं। तो भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित, हमेशा चिन्ह क्या होंगे? व्यवस्थित होंगे। तो यहां से लिपि की परिभाषा भी आपको मिल गई कि ध्वनि जो लिखने के लिए चिन्ह होते हैं ये व्यवस्थित, यानी क के बाद क्या आना चाहिए? ख आना चाहिए, ये व्यवस्थित हैं। कहीं भी ए बी सभी लिपि हमेशा व्यवस्थित होगी, नहीं तो वो भाषा का निर्माण नहीं कर पाएगी। क्योंकि लिपि क्या करती है? अनुशासन लेकर आती है व्याकरण में। ठीक किसकी तरह? जैसे आप व्याकरण किस लिए पढ़ते? भाषा में अनुशासन लेकर आती है लिपि। चलिए आगे की बात करते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, कुछ अलग सीखने को भी मिल रहा होगा। हड़ौती बोली कहां बोली जाती है? राजस्थान में बोली जाती है, या हरियाणा में बोली जाती है, या मध्य प्रदेश में बोली जाती है, या उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? कहाँ? हड़ौती। तो हड़ौती जो है, आप अगर चूरू वाले क्षेत्र में चले जाइए, दक्षिण राजस्थान में चले जाइए, बूंदी वाले क्षेत्र में, तो वहां बोली जाती है। तो ये राजस्थान, और विशेषकर जो दक्षिण राजस्थान है ना, दक्षिण राजस्थान, वहां बोली जाती, हमने बताया भी था आपको। बाकी तो ये डिस्कस हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम जो बात करेंगे 23 की बात करेंगे। बताइएगा, दिए गए विकल्पों में द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? देखते हैं। और आपको हमने बताया था कि भाषा परिवार, आपको हमने पढ़ाया भी था। क्या पढ़ाया था? भाषा परिवार। भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार हैं? तो यद्यपि देखिए, छोटे बड़े तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे पूछता है कि मुख्यतः, अधिकांशतः, तो 4 प्रकार के भाषा परिवार हैं। आप क्या पढ़ते हैं? आर्य परिवार पढ़ते हैं, ठीक है। और क्या पढ़ते हैं? द्रविड़ परिवार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आर्य परिवार, द्रविड़ परिवार पढ़ते हैं, याद होगा। और क्या पढ़ते हैं? आग्नेय परिवार। आग्नेय परिवार, इसको हम एस्ट्रोसिएटिक भी बोलते हैं। क्या कहते हैं आग्नेय परिवार को? ध्यान दीजिए, याद कीजिए, बताया था एस्ट्रोसिएटिक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसके विषय में बात हम करेंगे। तो आर्य, द्रविड़, और जब हम भाषा डिटेल में पढ़ाएंगे तो बात करेंगे। आर्य परिवार, द्रविड़ परिवार और आग्नेय परिवार। और एक है तिब्बत,
चीनी नहीं लिखना है, तिब्बत बर्मी परिवार। यद्यपि कितनी किताबों में तिब्बत चीनी लिखता है, समय का समझ का अभाव है उन लोग को। यद्यपि वो तिब्बत चीनी का ही अवशेष है, अंग है, लेकिन हमारे यहाँ तिब्बत चीनी नहीं बोली जाती। क्या बोली जाती है? तिब्बत वर्मी बोली जाती है, ध्यान रखिएगा। तो द्रविड़ परिवार की जो भाषा है वो क्या है? कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ये सब क्या है? ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ले लेते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? अभ्रंश, प्राकृत, वैदिक या पाली? क्या उत्तर होगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24, मैं इंतजार कर रहा हूं। रागिनी, रामजी दुल्हरिया, बताइएगा। जितने विद्यार्थी लाइव हैं फटाफट बताएंगे, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? अभ्रंश है, प्राकृत है, वैदिक संस्कृत है या पाली है? क्या उत्तर होगा? बिल्कुल, रामजी दुल्हरिया ने सही उत्तर दिया है, वैदिक संस्कृत। अगर क्यों? देखिए, अगर हम आर्य परिवार भाषा की बात करें तो देखिए, प्राचीन जो आर्य परिवार भाषा है, प्राचीन आर्य भाषा है, वो संस्कृत और संस्कृत के जो रूप थे वैदिक, लौकिक, इसी में आते हैं। उसके बाद जब ये परिवर्तित होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? मध्यकालीन बन जाते हैं। और मध्यकालीन में 3 आते हैं। कौन कौन सा? तो देखिए, पाली। कौन कौन सा? तो पाली। और कौन सा? प्राकृत। तो पाली, प्राकृत। और कौन सा? अभ्रंश। ये मध्यकालीन आर्य परिवार भाषा है। और पहली अवस्था पाली, मध्यकालीन आर्य परिवार की। दूसरी अवस्था प्राकृत, तीसरी अवस्था अभ्रंश। इसका समय भी आप सभी जानते हैं। पाली का जो समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी है। प्राकृत क्या है? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी है। अभ्रंश क्या है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी है। यही तक आपको ऑथेंटिक है। उसके बाद सब बकवास है, सब मोह माया है। क्या कहता हूं? बाकी सब क्या है? तो मोह माया है, जो उल्टा सीधा 10 किताब। लेकिन यहां तक फिक्स है, चाहे वो भोलानाथ त्रिपाठी हो, हर लोग यहां तक फिक्स डेट देते हैं। उसके बाद हर किताब में तो उसके बाद पूछा भी नहीं जाता। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं। मथुरा, आगरा, धौलपुर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? 25 बताइएगा। रागिनी बेटा, आप करेक्ट कर लेना और सबको बता दीजिए कि प्रतिदिन जो मेरी कक्षा अब होगी 11 बजे होगी। बताइएगा, मथुरा, आगरा, धौलपुर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली है, अवधि है। अवधि गलत लिखा हुआ है, ये अवधि समय होता है। देखिए, इसमें भी ऐसे लिखते हैं ना, तो ये अवध मूल शब्द क्या है? अवध में बड़ी ई प्रत्यय लगा है तो क्या बना? अवधि। और यहां ठीक है, और धी यहां क्या है? तो धी समय, यानी कि अवधि एक समय का हिस्सा होता है, भाग। तो ये लिखने में भी लोग गलत कर देते हैं। तो क्या बोली जाती है? अवधि बोली जाती है। इन मथुरा, आगरा, जौनपुर में क्या बोली जाती है? अवधि। अरे भाई, अवधि कैसे? मथुरा आगरा है ना, ब्रज भाषा बोली जाती है। अब कितने विद्यार्थी इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ब्रज भाषा है तो ये तो भाषा है, नहीं बोली है यार। भाषा लिखने से क्या हो गया? बोली है, ब्रज बोली है। ठीक है, अब 26 की बात करते हैं। 26 की बात करते हैं। राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियां शब्द क्या हैं? तो बोलियां स्त्रीलिंग होती हैं। बोली क्या है? स्त्रीलिंग है। बोलियां बहुवचन रूप है। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं हम 27 ले लेते हैं। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? ब्रिज नहीं, ब्रज। 27 का क्या उत्तर होगा? हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? मालवी से हुआ है, ब्रज से हुआ है, खड़ी बोली से हुआ है या अवधि से हुआ है? फिर एक बार बता दे, प्रतिदिन मेरी कक्षा 11 बजे होगी। आप सभी का तहे दिल से, दिल की अतल गहराइयों से स्वागत है। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुई है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 रामजी दुल्हरिया बताएंगे।
हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? मालवी, ब्रज, खड़ी बोली या अवधी? क्या उत्तर होगा? हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? मालवी, ब्रज, खड़ी बोली या अवधी? क्या बिल्कुल सही है, खड़ी बोली से ही हुआ है। ये जो हम वर्तमान में हिंदी बोलते हैं ये खड़ी बोली से ही निकली है, लेकिन अब खड़ी बोली में उर्दू मिश्रित हो जाती है, अंग्रेजी मिश्रित हो जाती है, तो अब ये क्या कहलाने लगती है? ये जो जबान है वो क्या कहलाने लगती है? तो हिंदुस्तानी कहलाने लगती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 28 ले लेते हैं। लौकिक, संस्कृत, डैश और डैश अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? ए ऑप्शन है पाली और प्राकृत, बी ऑप्शन संस्कृत, प्राकृत, वैदिक भाषा और पाली, प्राकृत और पाली। क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा बताइए। लौकिक, संस्कृत, डैश और डैश अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित क्या उत्तर होगा? लौकिक संस्कृत, देखिए वैदिक संस्कृत आया, उसके बाद लौकिक संस्कृत आया, लौकिक संस्कृत के बाद क्या आया बताइए? क्या आया? पाली आया, और पाली के बाद क्या आया? प्राकृत। तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं एकदम ऑथेंटिक पूछे जाते हैं, और हम क्या करते हैं उल्टा सीधा पढ़ने लगते हैं। देखिए एकदम ऑथेंटिक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, 29 प्रश्न ले लेते हैं। 29 आधुनिक भारतीय। अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, और यह प्रश्न वही कर पाएगा जो समझा होगा, रटने वाले नहीं कर पाएंगे इस प्रश्न को। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? क्या है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल कब से कब तक है? बताइएगा। देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं इसे। यदि आप समझे होंगे तभी इसे सही बता पाएंगे, अन्यथा फिर गलत कर देंगे। क्या उत्तर होगा 29 का? रागिनी बताइए, जितने भी विद्यार्थी लाइव हैं, राम जी या जो भी विद्यार्थी, 29 का क्या उत्तर होगा? 29 का आप देख रहे हैं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक। तो आधुनिक, अब देखिए बाकी अगर आप देखते हैं 500 ईस्वी से 1000 और मध्यकालीन, वो सब किसमें है? मध्यकालीन। 1000 के बाद ध्यान दीजिएगा हमने क्या बताया। गुड, बिल्कुल रागिनी ने सही। 1000 ईस्वी से आधुनिक शुरू हो जाता है, यानी कि अपभ्रंश खत्म होता है, उसके बाद आधुनिक शुरू हो जाता है। क्योंकि अपभ्रंश के बाद हिंदी शुरू हो जाती है टूटा फूटा स्वरूप के साथ। अवहट भी हिंदी का ही एक रूप है। आप विद्यापति को पढ़िए तो कहते हैं कि देशील बैणा शब्जन मिठा ते तैसे हिन जपहू अवहट्टा। हम देसी भाषा अर्थात हमें देसी भाषा सब जन में मिठा है, मीठा है, मिठास है, इसलिए हम किसका जाप करते हैं? अवहट का जाप करते हैं। बिल्कुल सही है। 29 का क्या होगा? सी उत्तर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 30 क्वेश्चन ले लेते हैं। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली कौन सी भाषा है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली, यानी हिंदी को एक्सिलरेट करने वाली। ध्यान दीजिएगा प्रश्न को ठीक। हिंदी को विकास प्रदान कर, और देखिए एक होता है विकास प्रदान करने वाली भाषा, और दूसरा पूछेगा कि हिंदी को जन्म देने वाली। हिंदी को जन्म, दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है। बिल्कुल सही उत्तर किसने दिया है? देखिए रजनी वर्मा ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगर विकास प्रदान करने वाली अपभ्रंश और जन्म देने वाली संस्कृत, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि कंफ्यूज आ जाएंगे आप मोहमाया के चक्कर में। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? देखिए नहीं, बहुत सारे लोग सही उत्तर दे रहे हैं भाई, विद्यार्थी मेरे समझदार हैं। चलिए 31 का क्या उत्तर होगा? 31 का क्या उत्तर होगा बताइए। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई? हमने बताया नहीं, रागिनी बताइए, फटाफट बताइए क्या उत्तर होगा।
ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई? देवनागरी, गुरुमुखी, कैथी या खरोष्टी? कल जो सेशन होगा वो संज्ञा पे होगा, तो आप लोग अवश्य आइए और लाभ लीजिए। और संज्ञा के अद्भुत प्रश्न होंगे, बार बार मैं कह रहा हूं ऐसे प्रश्न होंगे, लेकिन आने से पहले आज आप संज्ञा को रिवाइज कर लीजिए, संज्ञा को ठीक ढंग से पढ़ लीजिए, तत्पश्चात कल की कक्षा में आइए। क्या हमने बताया कि संज्ञा को ठीक ढंग से पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, तब कल की कक्षा में आइए। यकीन मानिए बहुत मजा आएगा पढ़ने के बाद। बिल्कुल सही है, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी का विकास होता है। ब्राह्मी सरल होती है तो गुप्त लिपि बनती है, सिद्ध मातृका बनती है, खरोष्टी नहीं, सिद्ध मातृका बनती है, कुटिल लिपि बनती है, फिर अंततः वो क्या बनती है? देवनागरी। बीच में बहुत सारे हैं, छोटे छोटे लेवल पे हैं, ठीक है। सरल होती जाती है, सीधा सीधी कहने का ये अर्थ है कि क्या हो जाती है? सरल हो जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, 32 ले लेते हैं। 32 प्रश्न बताइए, बिल्कुल सही बता रहे हैं। हिंदी भारत की डैश है, सही विकल्प का चयन कर वाक्य पूर्ण करें। 32 बताइएगा क्या उत्तर होगा। 32 का बार बार मैं कह रहा हूं कि गैलेक्सी जो है, गैलेक्सी विमेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है, तो इस उपलक्ष्य में आप सभी को, जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं, महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, उनको फ्री कक्षा उपलब्ध करा रही है, तो आप भी अवश्य ज्वाइन करें। हिंदी भारत की डैश है सही विकल्प का, तो राजभाषा है, बिल्कुल सही बताया, बहुत सरल प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, 33। देखिए जो प्रश्न मुझे लगेगा समय नहीं देना है, उस पर मैं समय नहीं दूंगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न 33 का। क्या अब इसी में अगर कंसेप्ट नहीं है तो शिक्षक भी आपको कंफ्यूज कर देंगे और आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास, तो आधुनिक यहां क्या है? आधुनिक, तो अभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषा विकसित होने शुरू हो जाते हैं। तो क्या उत्तर होगा? यहां भी उत्तर क्या होगा? अभ्रंश होगा, संस्कृत नहीं होगा, ठीक है। संस्कृत से मध्यकालीन, क्योंकि संस्कृत अपने आप में क्या है? प्राचीन है। और संस्कृत से क्या शुरू होता है? तो इससे मध्यकालीन आर्य भाषा, जिसमें पाली प्राकृत अभ्रंश आते हैं, और अभ्रंश से आधुनिक। बिल्कुल सही, अगर ये कंसेप्ट क्लियर है फिर कभी गलत नहीं होगा। 34 सिंधी भाषा का संबंध किससे है? रजनी वर्मा बताइए, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? कल भी कक्षा मेरी 11 बजे होगी, उम्मीद करता हूं कल अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़ेंगे। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? पैसाची से है, ब्राचट से है, मगही से है या सौरसेनी से है? बताइएगा किससे है सिंधी भाषा? पैसाची से है या ब्राचट से है या मगही से है? क्या उत्तर होगा? सिंधी। ये पता है, जो सिंधी, जो हिंदी आप बोलते हैं, इस शब्द की उत्पत्ति इसी से हुई है। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। सिंधी सौ कैसे ध ह में बदला, ठीक है, सॉरी, श ह में बदला और ध द में बदला, क्योंकि टूटते टूटते सिंधी हिंदी बनी, हिंद में ई लगा, हिंदी। बात करेंगे उसकी। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो ब्राचट अभ्रंश है, इससे सिंधी, प से पैसाची और प से क्या? पंजाबी। क्या? प से पैसाची, प से पंजाबी, ठीक है। मगही जानते हैं, मगही मगध कहाँ है? बिहार में है। तो मगही मैथिली और भोजपुरी मागधी अभ्रंश से मगही बोली है और मागधी अभ्रंश है। सौरसेनी भी क्या है? अभ्रंश है। सबसे अधिक अगर देखा जाए बोलियों का जो विकास हुआ है वो सौरसेनी अभ्रंश से हुआ है, क्योंकि सौरसेनी अभ्रंश बहुत सरल थी।
अन्य सभी अपभ्रंशों से, चाहे वो ब्राचट अपभ्रंश हो, चाहे पैसाची अपभ्रंश हो, चाहे अर्धमागधी अपभ्रंश हो, चाहे मागधी अपभ्रंश हो, चाहे महाराष्ट्र, सबसे सरल सौरसेनी दिखती है। और इसका जो व्याकरण है वो अन्य से सरल था, तो इसलिए इससे आप एक तरफ देखते हैं कि राजस्थानी का भी इसी से विकास होता है और पश्चिमी हिंदी का भी विकास जो होता है किससे होता है, सौरसेनी से ही होता है। मेरे प्यारे जिज्ञासु विद्यार्थियों, क्लियर हुआ? अब हम 35 की बात करते हैं। 35 सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश के, अरे ठीक है, किस शाखा से हुआ? तो ये तो फिर वही प्रश्न है कि भाई ब्राचट से, इसको आगे करते हैं। ठीक है, 36 ले लेते हैं, आ जाइए 36 निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? अब अगर ऐसे प्रश्न आ जाए तो आप क्या करेंगे? बांगरू, तो चलिए बांगरू तो हरियाणा में बोली जाती है, तो हमने हरियाणा लिख दिया। हड़ौती जो है ये राजस्थान में बोली जाती है, हमने बता भी दिया कि दक्षिण राजस्थान में। अब देखिए बुंदेली को ऐसा, और कन्नौज जब ये दे दे तो पता है, देखिए बुंदेली ऐसा देखा गया है कि मध्य प्रदेश में भी बोली जाती है और उत्तर प्रदेश में भी, तो कॉमन हो गया। तो अब इन दोनों में अब आपको जो टिक करना है ना, कन्नौजी। यद्यपि एक प्रश्न हो जाएगा विवादित क्या, लेकिन इसका जो आंसर किया आएगा, मैं 200% कहता हूं कन्नौजी ही आएगा। क्या आएगा? कन्नौजी ही आएगा। ठीक है, क्यों आएगा ये आप जानते हैं। ठीक है, नहीं रागिनी। ठीक है, तो अगर बुंदेली कर रहे हैं वो भी सही है, कन्नौजी कर रहे हैं वो भी सही है, लेकिन कन्नौजी कीजिए क्योंकि ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है, तो शायद ये मध्य प्रदेश को माना होगा कमीशन, और ये प्रश्न आया हुआ है, तो थोड़ा सा दिमाग को भी चलाइए। ठीक है, 37 निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है? 37 बताइएगा। 37 निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में किसका संबंध पैसाची, तो हमने बताया है पैसाची पंजाबी से है, बिल्कुल सही, क्लियर। बंगाली बांग्ला है, गुजराती राजस्थानी। चलिए आगे। अब 38 की बात करते हैं। गैल भैल आदि किस बोली किस तरह की क्रियाएं? गैल मतलब गया, भैल हो गईल। बताइएगा 38। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, तो आप ऐसे कीजिए गैल भैल, तो ये भूतकाल में है, तो इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। तो अवधि ब्रज और भोजपुरी में का भैल बोलते हैं ना, तो भोजपुरी है। 38 का क्या है? ए है। ठीक है, 39 बताइएगा 39 का क्या होगा? हिंदी भाषा के उद्गम और विकास का सही क्रम चुनिए। 39 बिल्कुल सही बता रहे हैं। 39 का क्या उत्तर होगा रागिनी? रजनी वर्मा आप भी बताइए 39 का हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का। तो संस्कृत आती है, पाली प्राकृत अपभ्रंश, तो संस्कृत प्राकृत इसको काट दीजिए, जो गलत है उसको काट दीजिए। संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश खड़ी बोली सौरसेनी पश्चिमी हिंदी, तो पाली प्राकृत अपभ्रंश संस्कृत ये काट दीजिए। दो तो ऐसे ही गए, अब दो में चुनना है। संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश खड़ी बोली सौरसेनी पश्चिमी हिंदी। और ये देखिए संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश और अपभ्रंश से ही पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। यहाँ अपभ्रंश खड़ी बोली, फिर ये सौरसेनी, कुछ उल्टा सीधा नहीं दे दिया है, तो यहाँ बेस्ट उत्तर ए होगा। 39 का क्या होगा? ए उत्तर, डी नहीं होगा। सी कैसे होगा रागनी? संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश खड़ी बोली, तो अपभ्रंश यहां देखो पश्चिमी हिंदी, अपभ्रंश दिया है ना, अपभ्रंश से फिर पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, और यहाँ खड़ी बोली के बाद पश्चिमी हिंदी दिया है, तो कुछ लिंक इधर उधर हो गया। ए ज्यादा सुटेबल है, ए ज्यादा सही है। ठीक है, 40 कर लेते हैं, 40 कर लेते हैं, 40 कर लेते हैं।
40 का क्या उत्तर होगा? बनारसी किसकी उपबोली है? बनारस का पान। बनारसी किसकी उपबोली है बताइएगा। रागिनी करेक्ट कर लीजिएगा, बनारसी किसकी उपबोली है? बनारसी। अब देखिए यहां आपको दिमाग, बुंदेली बहुत दूर है, इसको कट कीजिए। कन्नौजी, कन्नौज और इसको कट कीजिए। छत्तीस। अब देखिए बघेली, बघेलखंड और लगभग कोई कोई पार्ट सटा हुआ है, तो ऐसा देखा गया है कि बघेली के जो कुछ व्याकरण हैं, ध्यान दीजिएगा, वो बनारसी से मिलते। कशिका, बनारसी को काशी की भाषा कशिका भी कहा गया है, कशिका, कशिका भी कहा गया है। तो ये लगभग बघेली से थोड़ा बहुत मिलती है। तो 40 का क्या होगा? सी उत्तर होगा। इसके बाद शायद प्रश्न नहीं है। अब देखिए सुपर टेट करंट जीके के साथ, अब देखिए यहां सारे टॉपिक्स मेंशन हैं, कब कौन सी करंट अफेयर के साथ 20 फरवरी, 13 मार्च, सारे टॉपिक हैं। तो आप ये टॉपिक अवश्य पढ़िए और आइए कक्षा में और देखिए कक्षा। देखिए आप क्या कीजिए, करंट अफेयर के टॉपिक पढ़ लीजिए और उसको ठीक ढंग से समझकर तब कक्षा में तब रिप्लाई दीजिए, ठीक है? बहुत मजा आएगा आपको कक्षा में। तो कक्षा कैसी लगी एक बार अवश्य बताएं। मेरी कक्षा कैसी लगी आप सभी को एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। मेरी कक्षा कैसी लगी, जितने भी विद्यार्थी लाइव हैं एक बार अपना वैल्यूएबल जो आपका महत्वपूर्ण फीडबैक है वो अवश्य दे, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, निगेटिव हमें सिखाता है और पॉजिटिव हमें उत्साह देता है। तो अवश्य ये होना चाहिए। तो मिलते हैं हम अगली कक्षा में, अर्थात कल मिलते हैं 11 बजे। तब तक अपना ध्यान रखिए, ठीक ढंग से पढ़िए। मिलते हैं। ओके बाय। सर कट कर दीजिए।